नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अमेरिका के सामने तो 56 इंची सीना पिलपिला हो ही जाता है, लेकिन इस देश के लोगों के लिए वो शेर है या कुछ और? इस वीडियो को देखकर बताइए। आप में से कुछ लोगों को याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश के कर्मचारियों से पेंशन का अधिकार छीन लिया था और नरेंद्र मोदी ने प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि को खत्म करने का इंतजाम कर दिया है। नाम से ही तय है, भविष्य के लिए निधि। लेकिन अरबों में खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के करोड़ों नागरिकों के भविष्य पर डाका डालने की व्यवस्था कर दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस खबर में जो लिखा है वो इस देश के लगभग 8 करोड़ ईपीएफ धारियों का बुढ़ापा खराब करने की गारंटी की तरह है। और एक परिवार में अगर 5 सदस्य भी मान लें तो मोटे तौर पर 40 करोड़ लोगों के भविष्य पर डाका है। इस खबर की हेडलाइन कहती है कि आपकी तनख्वाह कितनी भी हो, ईपीएफ यानी इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड वैधानिक तौर पर केवल 1800 रुपए काटे जाएंगे। मतलब अगर आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपए भी हो तो आपका जो नियोक्ता है यानी नौकरी देने वाली कंपनी है, संगठन है या खुद सरकार है, वो कानूनी तौर पर केवल 1800 रुपए ही पीएफ में जमा करने को बाध्य है। पहले क्या व्यवस्था थी कि नौकरी शुरू करते ही पहले ही दिन कंपनी को एक ईपीएफ खाता खोलना पड़ता था। बड़ा लंबा फॉर्म होता है। सरकार को बताना पड़ता था कि फला आदमी ने हमारी कंपनी या डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है, इनका मूल वेतन इतना है और हम 12% का योगदान देने का वचन देते हैं। आपकी जितनी भी बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन है उसका 12% कर्मचारी के वेतन से प्रोविडेंट फंड में जमा होता था और उतना ही नियोक्ता यानी नौकरी देने वाले को अपनी तरफ से जमा करना होता था। चाहे वो सरकार हो, कोई कंपनी हो, कोई एनजीओ हो या कुछ और संगठन हो। मान लीजिए आपका मूल वेतन 30,000 था तो 12% के हिसाब से 3,600 रुपए आप अपनी तनख्वाह से पीएफ के लिए कटवाते थे और इतना ही आपकी कंपनी को अपनी तरफ से जमा करना पड़ता था। ज्यादा मूल वेतन मतलब ईपीएफ में ज्यादा योगदान आपको भी देना पड़ेगा और कंपनी को भी। यह कानून था कि 12% तो देना ही देना है। इसमें न कटौती हो सकती थी ना इसमें चोरी हो सकती थी। मतलब मूल वेतन ज्यादा होने पर प्रोविडेंट फंड में ज्यादा पैसा जमा होता था। फिर सरकार इसमें अपनी तरफ से 8.25% का सालाना ब्याज भी देती है। यह भारत में मिलने वाली सबसे ऊंची ब्याज दर है। आपकी तनख्वाह बढ़ती थी तो आपका प्रोविडेंट फंड भी उसी हिसाब से बढ़ता जाता था। इससे बुढ़ापे के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए या किसी आपातकालीन इलाज के लिए एक अच्छा खासा फंड तैयार हो जाता था धीरे धीरे। अब देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर छपी खबर कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने 8 करोड़ ईपीएफ धारियों के परिवार के भविष्य पर प्रहार करते हुए वैधानिक पीएफ के लिमिट 1800 रुपए तय कर दिए, कैप लगा दिया। अगर कर्मचारी या कंपनी चाहे तो इसमें इजाफा कर सकती है, लेकिन ये दोनों में किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। यानी अगर कोई 1800 रुपए से ज्यादा पीएफ में न जमा करना चाहे तो सरकार न तो मजबूर कर सकती है और ना ही कंपनी को दंडित कर सकती है। अब नरेंद्र मोदी ने क्या इंतजाम किया है कि आपका मूल वेतन भले 40,000 हो, 50,000 हो, 60,000 हो, कुछ मामलों में 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, लेकिन कंपनी और सरकार के लिए प्रोविडेंट फंड के मामले में वो 15,000 ही माना जाएगा। तभी तो 12% के हिसाब से 1800 रुपए पीएफ बनेगा। आपको बता दें कि अगर तनख्वाह 15,000 से कम हो तो पीएफ नहीं काटा जा सकता। मतलब नई व्यवस्था में आपकी तनख्वाह चाहे जितनी हो, लेकिन पीएफ के मामले में सरकार और कंपनी दोनों यही मानेगी कि आपका मूल वेतन 15,000 ही है, यानी आप न्यूनतम मजदूरी पर काम कर रहे हैं। अब समझिए कि नरेंद्र मोदी को यह धतकर्म करना क्यों पड़ा है। इसमें फायदा किसका है, नुकसान किसका है? साफ है, यह 8 करोड़ ईपीएफ धारियों के सुरक्षित भविष्य पर डाका है और इससे ज्यादा ईपीएफ नाम की व्यवस्था को खत्म करने की शुरुआत
फिक्की और सीआईआई यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जैसे संगठनों ने लंबे समय से सरकार पर दबाव बना रखा था कि हम कर्मचारियों के भविष्य का बोझ नहीं उठाना चाहते। प्रोविडेंट फंड में कंपनियों को पैसा जमा करने से मुक्त कीजिए। सरकार भी ब्याज जमा करने से मुक्ति चाहती थी, क्योंकि ज्यादा तनख्वाह का मतलब ज्यादा प्रोविडेंट फंड में ज्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा और सरकार को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। कंपनी तो तब भी हर महीने जमा करके मुक्त हो जाती थी, लेकिन सरकार को ब्याज तब तक देना पड़ता है जब तक कर्मचारी नौकरी करेगा। मतलब अगर वो 62 साल की उम्र तक नौकरी करता रहेगा तो नौकरी पूरी करने के भी 2 साल बाद तक ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी से पहले किसी भी सरकार ने इसमें कटौती करने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि ईपीएफ में कटौती का मतलब कर्मचारियों के भविष्य का गला काट देना। वैसे भी अटल बिहारी वाजपेयी ने नौकरी के बाद पेंशन की व्यवस्था खत्म करके इस देश के कामगारों के सम्मानजनक भविष्य के अधिकारों को कुल्हाड़ी से काट डाला था। उस घोर पाप को आगे बढ़ाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि कर्मचारियों का गला काटने में सरकार का भी फायदा है और उनके अरबपति यारों का भी, कंपनियों का भी। अकेले इस फैसले से अंबानी, अडानी, इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियां मालामाल हो जाएंगी और कर्मचारी कंगाल। रिटेल, टेलीकॉम और तेल रिफाइनरी क्षेत्रों में फैले अपने विशाल साम्राज्य और कर्मचारियों की भारी संख्या के कारण रिलायंस प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़े ईपीएफ योगदानकर्ताओं में से एक है। इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी है, इन्फोसिस है, विप्रो है, अडानी है, एचसीएल है। सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो भारत सरकार और हर राज्य का हर कर्मचारी इसके दायरे में है। इसके अलावा स्टेट बैंक, कोल इंडिया, बीएचईएल और स्टील अथॉरिटी जैसी कंपनियां हैं, जिनमें से हर एक में लाखों कर्मचारी काम करते हैं। यही नियम टीवी चैनलों और अखबारों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। तो सोच लीजिए किस तरह से 8 करोड़ कर्मचारियों के परिवारों यानी लगभग 40 करोड़ लोगों के भविष्य में आग लगाकर मोदी ने कॉरपोरेट्स को मालामाल करने का इंतजाम किया है। अब समझिए कि कैसे यह प्रोविडेंट फंड की पूरी व्यवस्था को खत्म करने के इरादे को दिखाता है। 1800 रुपए कर्मचारी और 1800 रुपए कंपनी का कंट्रीब्यूशन जोड़ लें तो अधिकतम सालाना 43,200 रुपए ही जमा करने की बाध्यता है। अगर कोई कर्मचारी 20 साल लगातार नौकरी करता है तो कुल योगदान हुआ 8,64,000 रुपए। मतलब अगर आज से कोई कर्मचारी नौकरी करना शुरू करता है और 20 साल में सारा सूद ब्याज जोड़ लें तो 2046 में उसे मिलेंगे अधिकतम 14-15 लाख रुपए। 20 लाख मान लीजिए, तनख्वाह बढ़ी भी तो। जरा सोच लीजिए कि आज से 20 साल बाद इतने पैसों में बच्चों की शादी हो सकती है या पढ़ाई हो सकती है या किसी गंभीर बीमारी का इलाज हो सकता है। इतने पैसे में तो आज भी नहीं होगा। धीरे धीरे होगा क्या कि कर्मचारी खुद ही कहने लगेंगे इससे हमारा कोई फायदा ही नहीं है, तो पैसा फंसा कर रखना क्यों है, और सरकार फट से इसे बंद कर देगी। इसमें सबसे ज्यादा फायदे में कौन रहा? कंपनियां और सरकार। यह है नरेंद्र मोदी का विकास। जनता बेहाल और मोदी के अरबपति यार मालामाल। लेकिन नरेंद्र मोदी को यह करना क्यों पड़ा? इसका एक ही जवाब है, सरकार का खजाना खाली है। भाजपा, आरएसएस और अडानी अंबानी की दौलत जैसे जैसे बढ़ती गई है, इस देश के लोगों की जेब कटती गई है। हम और आप माली तौर पर उतने ही खोखले होते गए। इसे ऐसे समझिए कि जब मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी को 2014 में सत्ता सौंपी थी तो भारत सरकार पर कुल कर्ज लगभग 55 लाख करोड़ था, और खुद नरेंद्र मोदी का 2026 का अपना बजट कहता है कि आज भारत सरकार पर कर्जा 200 लाख करोड़ को पार कर गया है, 4 गुने से ज्यादा। 15 से 29 साल के आयु वर्ग में बेरोजगारी दर लगभग 15% को पार कर चुकी है। नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है और किसानों को फसलों का दाम नहीं मिल रहा है। एनसीआरबी का अपना आंकड़ा कहता है कि 2014 से 24 के बीच भारत के कृषि क्षेत्र में 1,11,000 से ज्यादा किसानों और कृषि मजदूरों ने अपनी जान दी है। अकेले साल 2023 में खेती के क्षेत्र में 10,786 लोगों ने अपनी जान दी। इसकी वजह है भारी कर्ज का बोझ, फसल खराब होना, पानी की कमी और बढ़ती लागत। नरेंद्र मोदी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नासूर साबित हुए। फिर भी
ये तो किसी ने नहीं सोचा था। जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है कि नरेंद्र मोदी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए भारत के 8 करोड़ ईपीएफ धारियों के परिवारों के भविष्य और आत्मसम्मान पर कटार चला देंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।